हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लोग सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये डिफेंडेंट से रिलेटेड है। ये दोनों चीज़ें डिफेंडेंट को राइट देते हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जहाँ पे जो प्लेंटिफ रहता है वो डिफेंडेंट की कैपेसिटी में भी एक्ट कर रहा होता है, और जो डिफेंडेंट रहता है वो प्लेंटिफ की कैपेसिटी में भी एक्ट कर रहा होता है। मतलब एक ही पार्टी प्लेंटिफ भी होती है और डिफेंडेंट भी होती है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। तो सबसे पहले हम लोग सेट ऑफ के बारे में देखेंगे। एकदम मैं साफ अक्षरों में बोलूँ ना, सेट ऑफ क्या होता है। सेट ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों एक दूसरे के कर्जदार होते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना, इस बात को दिमाग में रखते हुए आगे की बात सुनो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जो हूँ प्लेंटिफ हूँ, ठीक है, और आप जो है डिफेंडेंट है। मैं क्या करती हूँ, कोर्ट में जाके केस फाइल करती हूँ कि आपके पास जो है मेरे 10,000 रुपये रह रहे, उसके लिए मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। अब यहाँ पे मैं भी कर्जदार हूँ और आप भी कर्जदार है। अब आप सोच रहे कि मैंने केस फाइल कर दिया, तो आप अपना भी क्लेम ले आते हैं। आप कहते हैं कि जो मेरे पास है, मतलब मैं प्लेंटिफ, मी एज ए प्लेंटिफ, आपके 5,000 रुपये हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, हमारे अमाउंट्स को बैलेंस कर देगी। जो मेरा 10,000 होगा और आपका 5,000, तो कोर्ट बस आपको ये ऑर्डर करेगी कि आप मुझे 5,000 रुपये दें। आपके अमाउंट के साथ बैलेंस कर दिया जाता है। अब ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है, क्या पता मतलब बराबर का कर्जा हो, 10,000 10,000 रुपये, तब तो कट ही हो जाएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्लेम जो है ज़्यादा बड़ा हो, तो ऐसा सिचुएशन मुझे ही देना पड़ सकता है। जब मैंने 10,000 रुपये का केस फाइल किया था तब तो मैं प्लेंटिफ थे और आप डिफेंडेंट थे, लेकिन जैसे ही आप अपना 5,000 रुपये वाला या फिर जो भी आपका अमाउंट था उसका क्लेम लेकर कोर्ट में पहुंचे, मतलब आप गए उस समय सेट ऑफ फाइल करने, उसी क्षण आप बन गए प्लेंटिफ। डिफेंडेंट तो हो ही हो आप, लेकिन आप उस पर्टिकुलर सेट ऑफ के लिए, उस 5,000 के क्लेम के लिए आप बन गए प्लेंटिफ, और उस 5,000 के क्लेम के लिए मैं क्या बन गई, डिफेंडेंट, जबकि मैं क्या थी, प्लेंटिफ। क्लियर? आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा। अब आप सोचोगे यार इतनी खिचड़ी क्यों पका रहे हैं, मतलब कि नया केस भी तो फाइल हो सकता है। अब इसी में वो भी आ रहा है, डिफेंडेंट भी अपना क्लेम लेके आ रहा है, अब डिफेंडेंट प्लेंटिफ भी बन रहा है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट भी बन रहा है, ये क्या चल रहा है। देखो, अभी मैंने आपको इससे पहले रेस जुडिकेटा, सब जुडिस, ये सब चीज़ें पढ़ाई। कोर्ट की कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो सूट है कम से कम फाइल हो, मतलब सूट जो मल्टीप्लाई ना हो। अब एक ही बात को लेकर हम अलग अलग कोर्ट में जाएंगे तो कोई पॉइंट नहीं बनाता, है ना। कोर्ट का टाइम ही वेस्ट होगा, पार्टी से फालतू में परेशान होंगी। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मतलब जो सूट्स हैं वो मल्टीप्लाई ना हो। यही रीज़न है कि एक ही जगह पे मतलब दो पार्टीज के बीच का मामला देख लिया जाता है। क्लियर? अब ये जो सेट ऑफ है ना, दो तरीके के होते हैं। एक होता है लीगल सेट ऑफ और दूसरा होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। तो हमारे सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 6 में बात करी गई है लीगल सेट ऑफ, जिसके एसेंशियल्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सूट होना चाहिए वो पैसों की रिकवरी के लिए होना चाहिए। सेट ऑफ बहुत ज़्यादा मनी सेंट्रिक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक केस भी है, सुकुमारन वर्सेस माधवन। इस केस में केरला हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जो सूट है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए है। अगर किसी और चीज़ के लिए सूट फाइल किया जाता है तो वहाँ पे सेट ऑफ नहीं, काउंटर क्लेम लगेगा। काउंटर क्लेम क्या है मैं आगे बताऊंगी। इस केस में ऐसा हुआ ये था, फैक्ट्स बताती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी। इसमें जो प्लेंटिफ रहता है वो कोर्ट से किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए टेम्पररी इंजंक्शन की मांग कर रहा होता है। अब वहाँ पे डिफेंडेंट क्या करता है, सेट ऑफ फाइल करता है, कहता है मुझे इस लैंड का पोजेशन भी चाहिए और टाइटल भी चाहिए। तो केरला हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, आप इसके लिए सेट ऑफ नहीं फाइल कर सकते। सेट ऑफ तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए फाइल होगा, है ना। जहाँ पे रिकवरी ऑफ मनी की बात है, जहाँ पे रिकवरी ऑफ मनी की बात नहीं है वहाँ पे आप काउंटर क्लेम देखो या फिर जो दूसरा रेमेडी है वो देखो। अब अगला जो एसेंशियल है वो ये है कि जिस पैसों के लिए सूट फाइल किया जा रहा है वो पैसा असर्टेन्ड होना चाहिए, फिक्स्ड रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं है कितना पैसा है। ऐसा हो सकता है कि अमाउंट फिक्स्ड ना हो, अमाउंट अनअसर्टेन्ड हो। इसका इलस्ट्रेशन समझो। इसमें ए जो रहता है बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, किस लिए फाइल करता है कि उसे ट्रेसपास के लिए कंपनसेशन चाहिए। अब बी क्या करता है, सेट ऑफ फाइल कर देता है। बी कहता है कि मेरे पास एक प्रोमिसरी नोट है जो कि मुझे ए ने बना के दिया 1,000 रुपये का। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ने सेट ऑफ अलाउ किया, ठीक है। अब आते हैं अगले एसेंशियल पे कि जो अमाउंट डिफेंडेंट, ठीक है, मतलब जो अमाउंट
आप क्लेम कर रहे हो मुझसे, जैसे हम लोग कोर्ट में गए थे, तो जो अमाउंट आप मुझसे क्लेम कर रहे हो ना वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, तो ही आप सेट ऑफ फाइल कर सकते हो। अगर आप जिस पैसे के लिए सेट ऑफ फाइल कर रहे हैं वो लीगली रिकवरेबल नहीं है तो वो सेट ऑफ अलाउड होगा ही नहीं, वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे लिए कुछ गलत काम करते हो, ठीक है, जैसे किसी को मारना या कुछ आप ऐसा काम करते हो मेरे बिहाफ पे, और मैं क्या करती हूँ, आपको फिक्स्ड सैलरी देती हूँ। अब मैं आपके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर देती हूँ, ठीक है, केस किसी पैसे को लेकर मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देती हूँ, तो आप बोलो, आप सोचोगे कि मैं भी सेट ऑफ फाइल कर देता हूँ कि इसने मेरी जो है सैलरी नहीं दी। अब ये अलाउड थोड़ी होगा, वो तो अगर ये क्या पैसा आप गलत काम के लिए जो पैसा है क्या आप उसे लीगली रिकवर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो जो पैसा आप लीगली रिकवर नहीं कर सकते उसके लिए सेट ऑफ क्या फाइल करोगे। अगला एसेंशियल ये है, डिफेंडेंट जो सेट ऑफ फाइल करेगा वो सेट ऑफ जो है सारे प्लेंटिफ के अगेंस्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब, अभी मैं हमारा वाला एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मेरे साथ कोई एक और रैंडम पर्सन जुड़ गया है, ठीक है, उस रैंडम पर्सन का नाम ABC है। तो अब क्या होता है, आप जब सेट ऑफ फाइल करोगे, ठीक है, अब हम दो दो लोग इकट्ठे, एक तो मैं और एक ABC मिलके इकट्ठे आपके अगेंस्ट केस में कोर्ट फाइल करते हैं। तो अब आप जब सेट ऑफ फाइल करोगे ना तो वो हम दोनों के अगेंस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो सेट ऑफ है मतलब वो पैसा सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही आप ले सकते हो, दोनों के अगेंस्ट रिकवरेबल होना चाहिए। वैसा सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आप मेरे अगेंस्ट पैसा क्लेम कर सकते हो। अगर मैं अकेले रहती तब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ABC भी जुड़ा हुआ है, तो जब आप सेट ऑफ फाइल करोगे तो ABC के अगेंस्ट जो पैसा रिकवरेबल होना चाहिए। मैं आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ एग्जाम्पल से। मान लो आपके साथ भी कोई एक पर्सन जुड़ गया, ठीक है, और मान लो एक X हो गया, एक Y हो गया, एक Z हो गया, 3 लोग आपके साथ और जुड़ गए, एक आप और 3 लोग आपके साथ और। अब ऐसे सिचुएशन में आप देख रहे होगे कि मतलब सूट चल रहा है, ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि यार ये जो XY है इन लोगों के पास मेरा पैसा है। अब आप सोचोगे कि मैं पैसा नहीं देता, मैं क्या करता हूँ, इनके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा। सपोज आपको कोई अमाउंट देना होगा मुझे, मैंने ऑब्वियसली मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने तो कोर्ट में केस फाइल किया है, तो आप सोचोगे कि मैं क्यों पैसा दूं, जब X और Y के पास मेरा पैसा है तो X और Y ही देंगे, मैं सूट से अपने आप को किनारे कर लेता हूँ। तो अब आप सोचोगे कि मैं इन लोग के अगेंस्ट सेट ऑफ फाइल कर देता हूँ, तो नहीं, ये अलाउड नहीं है। आप सेट ऑफ जो है प्लेंटिफ के ही अगेंस्ट फाइल करोगे, मतलब आप मेरे अगेंस्ट और XYZ मतलब ABC जो मेरे साथ इंसान था सिर्फ और सिर्फ उसके अगेंस्ट ही फाइल कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि सेट ऑफ जो है मैं सिर्फ सोलली X या Y के अगेंस्ट फाइल कर, तो वो अलाउड नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट और जो मेरे साथ को प्लेंटिफ है ABC, हम दोनों के अगेंस्ट तो फाइल करना ही पड़ेगा अगर सेट ऑफ फाइल करें। हमारे साथ अगर आप चाहो तो XY को जोड़ दो तो आपका सेट ऑफ जो है वैलिड है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ वाले डिफेंडेंट के साथ मतलब को डिफेंडेंट के साथ, आप भी इस सिचुएशन में डिफेंडेंट है, तो अपने साथ वाले डिफेंडेंट के साथ अगर आप जाके कोर्ट में सेट ऑफ फाइल करोगे तो वो अलाउड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ को डिफेंडेंट जो है सेट ऑफ का पार्टी नहीं हो सकता, ठीक है। प्लेंटिफ्स के साथ ऑब्वियसली वो पार्टी हो सकता है। इस कोर्ट में आप लोग सेट ऑफ फाइल कर रहे हो, उस कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का ध्यान रखना। सपोज वो जो कोर्ट है उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 50,000 रुपए की है, ठीक है, और आप जो क्लेम कर रहे हो सेट ऑफ वो 60,000 का है, तो वो जो है उस कोर्ट में आप वो सेट ऑफ को नहीं फाइल कर सकते। हाँ, अगर आपका क्लेम 50,000 से नीचे का है तो आपका सेट ऑफ अलाउड होगा। अब देखते हैं अगला एसेंशियल, इसे एक इलस्ट्रेशन के साथ समझेंगे तो ही अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे क्या होता है, ए जो रहता है उसके पास बी के पैसे रहते हैं, बी का उधार ले रखा होता है, ए मर जाता है, बी के पैसे नहीं देता। अब क्या होता है, सी जो है वो अब ए का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करता है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में बी जो है चाहे तो अपना जो पैसा है सी से ले सकता है। खैर वो छोड़ो, यहाँ पे बी ने भी पैसा लिया नहीं है। अब क्या होता है, सी क्या करता है, ए की प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, ठीक है, और वही मतलब डेट वगैरह सेटिस्फाई करना होगा। तो बी जो रहता है ए की कुछ प्रॉपर्टी सी से खरीद लेता है, ठीक है। अब बी पैसा नहीं देता, सी यहाँ पे वेंडर था और बी क्या था यहाँ पे, परचेजर। तो सी क्या करता है, कोर्ट में केस फाइल करता है परचेज मनी के लिए, ठीक है। तो अब बी सोचता है मैं सेट ऑफ फाइल कर देता हूँ क्योंकि ए के पास तो मेरे पैसे थे ना, और ये जो सी है ये तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ए का, तो मैं सेट ऑफ फाइल कर देता हूँ। तो कोर्ट ने बी का सेट ऑफ अलाउ नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा कि देखो जो यहाँ पे सी है, जब सी ने सूट फाइल किया था, सी ने वेंडर की कैपेसिटी में सूट फाइल किया था, और जो बी का क्लेम है वो
वेंडर से नहीं ले सकता। सी एज ए वेंडर, जब सी वेंडर की कैपेसिटी में काम कर रहा है तो कोई उधारी नहीं है बी की। लेकिन जब सी ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में काम कर रहा है तो बनती है बी की उधारी, तो ले सकता है बी पैसे, वैसे बी पैसा नहीं ले सकता। तो इस सिचुएशन में सेट ऑफ नहीं अलाउ किया गया। क्यों? क्योंकि जो सी था वो वेंडर की कैपेसिटी में उसने केस फाइल किया, ना कि उसने एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में केस फाइल किया। हाँ, अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में केस फाइल करता तो वो डेफिनेटली जो बी था मतलब सेट ऑफ क्लेम कर सकता था। एसेंशियल्स यहाँ पे खत्म हो गए। अब अगला चीज़ ये है कि सेट ऑफ क्लेम कब किया जाता है। तो सेट ऑफ जो है मतलब फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, तब तक तो सेट ऑफ क्लेम कर ही लेना चाहिए डिफेंडेंट को। बस कोशिश ये रहती है ना जितने जल्दी दे सके, ठीक है, और डिफेंडेंट, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि मतलब प्लेंटिफ को किसी तरीके का प्रेजुडाइज ना हो, प्लेंटिफ को पूरा मौका मिले कि जो है वो अपना केस जो है डिफेंड कर सके। लीगल सेट ऑफ खत्म होता है। अब बात करते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ की। इसके बारे में डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं मेंशन, लेकिन अगर आप ऑर्डर 20 रूल 19 के सब रूल 3 में देखोगे तो आपको जो और अदरवाइज करके एक वर्ड है वो बात करता है कहीं ना कहीं इक्विटेबल सेट ऑफ की। अब इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ पे लगता है? देखो, अभी मैंने आपको लीगल सेट ऑफ के एसेंशियल्स बताए, राइट, लेकिन कहीं कहीं जो है सेट ऑफ जैसी ही सिचुएशन अराइज हो सकती है। लेकिन क्या पता जो मैंने आपको लीगल सेट ऑफ बताया उसके सारे एसेंशियल्स ना सेटिस्फाई हो, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको इतने सारे एसेंशियल बताए, मान लो चीज़ें ना सेटिस्फाई हो, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट पहले भी अभी जो रिसेंटली अभी आपको इलस्ट्रेशन दिया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं सेट ऑफ अलाउ कर देना चाहिए, लीगल सेट ऑफ के सारे एसेंशियल सेटिस्फाई नहीं हुए हैं और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि सेट ऑफ अलाउ कर देना चाहिए जस्टिस के फेवर में, तो ऐसे सिचुएशन में उसे हम लोग बोलते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ। आप इसे एज ए राइट नहीं क्लेम कर सकते। लीगल सेट ऑफ पे तो आप बोलोगे भाई आपका पूरा पूरा राइट बनता है, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ आपका राइट नहीं है, पूरा का पूरा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे आपका लीगल सेट ऑफ में पैसा जो था वो फिक्स्ड रहता था, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रहता था, लेकिन यहाँ पे तो पैसा भी जरूरी नहीं है कि पैसा फिक्स्ड हो, अनअसर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब जब लीगल सेट ऑफ के अगर प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, तब तो इक्विटेबल सेट ऑफ की बात ही नहीं आ रही। इक्विटेबल सेट ऑफ की बात तभी अराइज होगी ना जब लीगल सेट ऑफ के एसेंशियल्स नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि जो क्लेम रेस कर रहा है डिफेंडेंट, इसी केस में उसका निपटारा हो सकता है, तो दूसरा केस फाइल करने की क्या ही नीड है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड करना, उस चीज़ को क्यों इनकरेज करना। मतलब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सिचुएशन है जिस पे डिफेंडेंट सेट ऑफ फाइल कर रहा है कि इतने ज़्यादा वो मतलब मैटर्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, भले से लीगल सेट ऑफ के सारे एसेंशियल्स नहीं सेटिस्फाई कर रहे, लेकिन वो या तो एक ही ट्रांजेक्शन के या फिर इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि ऐसा लग रहा है एक ही ट्रांजेक्शन के, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कोर्ट अलाउ कर देगा इक्विटेबल सेट ऑफ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे वॉशरमैन जो है सूट फाइल करता है कि उससे जो है अपनी वेजेस चाहिए। अब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर रहता है वो क्या कहता है कि सेट ऑफ क्लेम करता है। किस ग्राउंड पे क्लेम करता है? इस ग्राउंड पे क्लेम करता है कि जो वॉशरमैन है उसने एम्प्लॉयर के कपड़े खो दिए। तो यहाँ पे कोर्ट अलाउ कर देगी, भले से यहाँ पे लीगल सेट ऑफ नहीं लग रहा था, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इतने कनेक्टेड मैटर है ना, इसके लिए क्या नया सूट फाइल किया जाए, तो कोर्ट यहीं पे से खत्म कर देगी। अब देखते हैं ना कि सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है। ये दोनों हमारे सेट ऑफ हो गए, अब सेट ऑफ का इफेक्ट देखते हैं। पता है, ये देखो इसमें ना केस तो एक ही चल रहा होता है, लेकिन पता है दो सूट्स रहते हैं इसके अंदर, लेकिन कोई अलग अलग सूट नंबर नहीं मिला होता है, दो सूट्स चल रहे होते हैं। एक तो प्ले जो मैंने मान लो इनिशियली मैंने फाइल किया था आपके अगेंस्ट वो, और दूसरा सूट कौन सा चल रहा है जो आपने मेरे अगेंस्ट क्लेम फाइल कर दिया। दूसरा ये होता है कि जब आप यहाँ पे डिफेंडेंट हो, डिफेंडेंट जो भी नॉर्मली अपनी प्लीडिंग देता है उस पर रिटर्न स्टेटमेंट का रूल लगता है ना। ये समझने वाली बात, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो यू माइट बी नोइंग, वरना कोई बात नहीं, आप जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुनो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, प्लेंटिफ क्लेम फाइल करता है, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, तो डिफेंडेंट के ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट वाले रूल लगेंगे, है ना। लेकिन जब डिफेंडेंट सेट ऑफ फाइल करता है तो वो किसकी कैपेसिटी में सेट ऑफ फाइल कर रहा है? प्लेंटिफ की कैपेसिटी में, तब उसके ऊपर कौन से रूल लगेंगे? प्लेंट वाले रूल लगेंगे। क्लियर? और यहीं पे जब प्लेंटिफ उस सेट ऑफ का रिप्लाई करता है तो उसके ऊपर
रिटर्न स्टेटमेंट वाले रूल लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफेंडेंट की कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है और वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है। समझ आया? अब जिस कैपेसिटी में काम करेंगे वही लॉ उन पे एप्लीकेबल होगा ना। अगर प्लेंटिफ की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो प्लेंट वाला रूल एप्लीकेबल होगा, डिफेंडेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट वाला रूल एप्लीकेबल होगा। अब मान लो कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाती है, मान लो प्लेंटिफ हूँ, मुझे लग रहा है कि अरे यार आपके पास तो मतलब ज़्यादा क्लेम है, मतलब आपने जो मेरे से पैसा क्लेम किया है बहुत ज़्यादा है ना। मान लो मेरा 10,000 का ही सूट था, आप 25,000 के लिए कर रहे हो, तो मैं सोचती हूँ केस यहीं पे बंद कर देती हूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चली गई, कोर्ट क्या करेगी, आपका जो सेटअप है उसे डिसाइड करेगी, और मैं नहीं आई तो मेरे अगेंस्ट भी जो है कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। मैं उस जजमेंट से जो है बाउंड हो जाऊंगी। अब हम देखते हैं लीगल सेटअप और इक्विटेबल सेटअप के बीच का डिफरेंस क्या है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस समझ आए क्या होगा, लेकिन अब हम अच्छे से देखते हैं। तो जो लीगल सेटअप होता है उसके अंदर जो पैसा है वो असर्टेन्ड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं इक्विटेबल सेटअप की बात करूँ तो वहाँ पे पैसा जो है फिक्स्ड भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स्ड ना हो। ठीक है। और जब डिफेंडेंट लीगल सेटअप फाइल करता है, दूसरा डिफरेंस है ये, जब लीगल सेटअप फाइल करता है वहाँ पे कोर्ट जो है ऑब्लाइज्ड है, मतलब वो डिफेंडेंट का राइट है। ठीक है, कोर्ट को एंटरटेन करना ही होगा। लेकिन अगर कहीं पे जो है डिफेंडेंट इक्विटेबल सेटअप मतलब फाइल करता है तो वहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। मर्जी मतलब आर्बिट्रेरीनेस नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है कोर्ट ऑब्लाइज्ड नहीं है। तीसरी चीज़, जब आप लीगल सेटअप फाइल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो मामला है सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हो, मतलब जो सेटअप है आपका सेम ट्रांजैक्शन से है। लेकिन इक्विटेबल सेटअप में सेम ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। अगला ये है कि लीगल सेटअप आप सिर्फ और सिर्फ तभी फाइल कर सकते हो जब वो लीगली रिकवरेबल हो। मान लो जो मेरा सूट है मैं उसे रिकवर ही नहीं कर सकती क्योंकि लिमिटेशन लग गया। ठीक है, मान लो कोई सूट था जो मुझे क्या कहते हैं कि 12 साल के अंदर फाइल कर देना था। ठीक है, लेकिन मैं फाइल नहीं करती। ठीक है, मैं सोती रह गई, तो उसके बाद मैं अचानक से उठती हूँ। ठीक है, मैं देखते रही मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दे, तो मैं सोचा चलो चलो सही मौका है, मैं भी सेट ऑफ फाइल कर देती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में वो सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं अलाउड होगा वो सेट ऑफ? क्योंकि बार हो चुका है अब तो लॉ के थ्रू ना, लिमिटेशन का लॉ लग चुका है। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में कोर्ट को लगता है कि इसे एंटरटेन करना चाहिए तो कोर्ट अलाउ कर देगी। ठीक है, लीगल सेट ऑफ में कोर्ट फी देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो चलो डिफेंडेंट ने इसी केस में रेस कर दिया, मतलब इसी सूट में इस बात को अपने क्लेम को रेस कर दिया, लेकिन क्या पता मान लो डिफेंडेंट अगर यहाँ पे रेज नहीं करता तो उसके लिए अलग सूट फाइल करता तो कोर्ट फी लगती ना। तो इस वजह से यहाँ पे कोर्ट फी लगता है। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बात करते हैं काउंटर क्लेम की। ये हमारा सेम ऑर्डर में दे रखा है, रूल 6A से लेके 6D के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी आपने सेट ऑफ में पढ़ा था कि मतलब सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए। काउंटर क्लेम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है पैसों के लिए होना चाहिए। इट्स नॉट मनी सेंटर। ठीक है, कोई सा भी मैटर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिफेंडेंट का मतलब मान लो आप डिफेंडेंट हो तो आपका जो है एक अलग कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब कॉज ऑफ एक्शन या तो सूट फाइल करने से पहले ही आपके पास ऑलरेडी हो, या फिर मान लो केस चल रहा है और आपको कोई कॉज ऑफ एक्शन मिल गया। कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है, बहुत बार सारी वीडियोज में बता रखा है, नॉट वेस्टिंग मच टाइम। अब इसे हम लोग जैसे ये जो था 1976 से पहले सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जैसे कोई चीज़ें नहीं थी, होनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस कोड में होनी चाहिए लेकिन नहीं है, होनी चाहिए थी लेकिन 1976 के बाद से आए। क्योंकि देखो इससे बहुत ज़्यादा एक तो कोर्ट का टाइम बचता है, और मतलब क्या होता है कि जो पार्टीज़ हैं उन्हें भी बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। मतलब एक ही बात को लेके 2 बार कोर्ट में कोई क्या ही जाएगा, एक ही जगह सॉल्व हो जाएगा। राइट। तो इस केस में लक्ष्मीदास वर्सेस नाना भाई के केस में जो है ये बोला गया कि काउंटर क्लेम को स्टेचुटरली रिकॉग्निशन देने की बात कही गई थी, और ऐसा बोला गया कि हाँ ऐसा सीपीसी में कहीं पे भी एक्सप्रेसली नहीं मना नहीं किया गया है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम नहीं अलाउ किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जैसे क्रॉस सूट जब फाइल किया जा रहा है तो हाँ वो सारे जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए हैं कोड में, प्लेन को लेके है ना, रिटर्न स्टेटमेंट को लेके, उन सब पे मतलब पूरा का पूरा तो उन लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन कहीं पे एक्सप्रेसली मना भी नहीं किया गया है। राइट। तो इस केस में कहा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं तो बस बहुत छोटा सा ग्लिम्स दिया, इफ यू वांट यू कैन स्टडी इट फर्दर। लेकिन आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। सेट ऑफ में ना मतलब ऐसा मामला है ना कि आप इसके लिए अलग से भी सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है,
वैसे तो आप अलग ही इसके लिए सूट फाइल करते, लेकिन आपने सोचा कि एक ही में से निपटा लिया आपने। काउंटर क्लेम में जो डिफेंडेंट का सूट जो रहता है वो प्लेंटिफ के सूट से एकदम अलग किया जा सकता है, एकदम इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई लेन देन नहीं रहती। जैसे सेट ऑफ में तो थी लेन देन, पैसों से रिलेटेड बात थी, लेकिन यहाँ पे प्लेंटिफ के मतलब जो मान लो मैंने जो केस फाइल किया है और आप जो काउंटर क्लेम फाइल करोगे, कोई ताल्लुक नहीं है इनका, ठीक है। कोर्ट काउंटर क्लेम को क्रॉस सूट की तरह ट्रीट करेगी और दोनों सूट को, ओरिजिनल सूट को और काउंटर क्लेम को साथ में सुनेगी, अकॉर्डिंगली जो है जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। इसके पीछे का भी वही ऑब्जेक्टिव है कि जो अननेसेसरीली सूट जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं उसका ध्यान देना, पार्टीज को जो इनकन्वीनियंस होता है। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ जो है आप सोलली को डिफेंडेंट के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते, आपको सारे प्लेंटिफ के अगेंस्ट फाइल करना होगा, उसमें जो है को डिफेंडेंट पार्टी हो सकता है। सेम चीज काउंटर क्लेम में भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक सूट है, जैसे मैंने अभी जस्ट जो हमने सेट ऑफ के टाइम में एक जो हमने केस पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको फैक्ट बताया था, मान लो सेम वही फैक्ट है। तो मान लो एक पार्टी जो यहाँ पे इंजंक्शन क्लेम कर रही है और दूसरी पार्टी क्या है, पोजेशन के लिए क्लेम कर रही है, तो यहाँ पे जो है काउंटर क्लेम अलाउ किया जा रहा है, ठीक है। अब आप काउंटर क्लेम प्लीड कैसे करोगे, मतलब कैसे लिख के दोगे? प्लीडिंग मतलब क्या होता है? प्लीडिंग में जो भी रिटन स्टेटमेंट, जो भी बातें आप अपनी कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं, उसमें प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, मैंने बहुत ही लेमैन के लैंग्वेज में बताया है, विल हैव अ वीडियो ऑन दिस। तो पहला तरीका ये है कि आप अपना काउंटर क्लेम जो है रिटन स्टेटमेंट में ही लिख के दे दो, ठीक है। या फिर चलो मान लो आपने रिटन स्टेटमेंट जमा कर दिया है, ठीक है, तो आप कोर्ट से परमिशन लो और अपने रिटन स्टेटमेंट को अमेंड कर दो, उसमें चेंजेस ला दो अकॉर्डिंगली और अपना काउंटर क्लेम जो इंसर्ट कर दो। अब आप इन दोनों में से भी कुछ नहीं कर रहे और आपको काउंटर क्लेम फाइल करना है, तो अब आप क्या करो, कोर्ट से परमिशन लो और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करो। नॉर्मली सब्सिक्वेंट प्लीडिंग अलाउड नहीं होती है, वो तो कोर्ट अलाउ करता है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पे जहाँ पे लगता है कि कोर्ट को कि नहीं वापस से जो है मतलब सब्सिक्वेंट प्लीडिंग अलाउ कर देना चाहिए। मतलब मान लो जो डिफेंडेंट है उसे रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह अपना डिफेंस वगैरह सब फाइल कर दिया है, उसके बाद भी वो जो प्लीड करना चाहता है तो कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। अब काउंटर क्लेम से क्या इफेक्ट होता है? मोस्टली वही है जो कि एक सेट ऑफ पे लगते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसे प्लेंटिफ की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो रूल्स अप्लीकेबल होंगे जो कि प्लेंट पे अप्लीकेबल होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता प्लेंटिफ जो है बैक कर ले, ठीक है, पीछे हो जाए, जो है उसका जो काउंटर क्लेम है उसे मेरिट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा और प्लेंटिफ भी उससे बाउंड होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि डिफेंडेंट जो है मतलब बहुत तेज दिमाग का, सेट ऑफ और क्या काउंटर क्लेम तो साथ में फाइल कर सकता है? बिल्कुल फाइल कर सकता है। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में फर्क क्या होता है? इतना सेम सेम लगा, कुछ तो फर्क होगा ना, तो डिफरेंस देखते हैं। जो सेट ऑफ है ना, हम उसे एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब शील्ड की तरह यूज किया जाता है, लेकिन जो काउंटर क्लेम है उसे हम तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये है कि बस हम पैसा बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं सेट ऑफ में, लेकिन काउंटर क्लेम में तो भाई मैं तो अलग ही तलवार लेकर आ गई हूँ, उसमें तो बस शील्ड की तरह यूज किया जा रहा था सेट ऑफ को। यहाँ पे तो आप अपना ही अलग एक्शन ले आए हैं, अपनी ही अलग तलवार ले आए हैं। सेट ऑफ में जो है असर्टेन सम ऑफ अमाउंट होना चाहिए, है ना, और उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने इक्विटेबल सेट ऑफ में देखा था, सेम ट्रांजैक्शन से जो है मैटर राइज होना चाहिए, क्लेम राइज होना चाहिए। काउंटर क्लेम में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेट ऑफ का जो अमाउंट है वो सूट फाइल करने वाली तारीख से ही रिकवरेबल होना चाहिए और जो काउंटर क्लेम का जो अमाउंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने वाली तारीख से रिकवरेबल होना चाहिए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है जब आपका लिमिटेशन पीरियड वाला लिमिटेशन नेट का जो लिमिटेशन पीरियड काउंट किया जाएगा, तो इक्विटेबल सेट ऑफ में तो उस दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन से आपने सूट फाइल करी है, लेकिन काउंटर क्लेम में उस दिन से लिमिटेशन पीरियड काउंट किया जाएगा जिस दिन से आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है। इससे ये पता चल रहा है कि जो काउंटर क्लेम है वो थोड़ा ज़्यादा लिबरल है। सो हरे कृष्णा, इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।